अपवर्तन। अपवर्तन के पूर्णांत परिवर्तन के सारे गुण पढ़ लिए हैं हमने। अब हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण के बारे में। कान आ रहा है ना? ऐसे कैसे कर दिया रिजेक्ट ये गलत नहीं नहीं किया। ए, आवाज नहीं भाई। इसमें तो कान आ रहे ना। अरे कम क्या, तेरे कान है ही छोटे। कान, पहली बात तो देखो, फोटो में कान नहीं आना किसे कहते हैं? फोटो में कान नहीं आना, जैसे मैंने ऐसे फोटो खिंचाई तो क्या हुआ, एक दिखा और एक नहीं आया, ठीक है। और यहाँ फिर ऐसा दिखाई तो ये दिखा ये नहीं आया, इसे कहते हैं कान नहीं दिख रहे हैं। अब सामने से खिंचाऊं, दोनों ही कान थोड़े थोड़े दिखे तो उसमें कान है उतने ही दिखेंगे। मैं अलग से ऐसा करूं, तुम देखो इसको, आप खुद सोचो। आप इतना नहीं, फोटो उसका तात्पर्य क्या होता है कि भाई फोटो में कान दिखने चाहिए, उसका लॉजिक क्या होता है? उस चीज का लॉजिक इतना ही है कि तुम ऐसे नहीं है कि टेढ़े होके फोटो खींचे ऐसे ऐसे। वो यही कह रहा है, वो यही कह रहा है, यदि फोटो आपने सामने से खींचोगे तो दोनों कान आएंगे। कान जिसके छोटे हैं उसके छोटे आएंगे, जिसके कान बड़े हैं वो बड़े आएंगे। देखो, मैं जीडी वीडी का मैं नहीं कहता, मैं आपको ये बता दूं, ये जो फोटो है ये चैलेंज के साथ कान आए हुए हैं और इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, जीडी में भी नहीं कर सकता। आप कोर्ट जाते हैं, वो कहते हैं कान है, कान तो दोनों दिख रहे हैं। जूम करने से दिख रहे हैं तो वो कहना कि मेरे कान है ही छोटे। जब मैंने दोनों दिखा दिए इतने दिख रहे हैं, मैं लाऊंगा कहां से? बात सिंपल है भाई, इसमें कोई व्यक्ति की गलती थोड़ी ना हुई है। एक तरफ का कान दिखता, दूसरी तरफ का नहीं दिखता, तब इसमें आपकी समस्या है। जैसे मान लो कई लड़कों के कान बड़े होते हैं, कईयों के कान छोटे होते हैं, कईयों मीडियम होते हैं। तो जिसके मान लो कान छोटे हैं उसका उतना ही दिखेगा। बात सही है कि नहीं है? हाँ। अब सब सेटल हो गए हैं। खुश नसीब है हम, जगह नहीं मिल रही। टाइम पे आया कर बेटा, जगह मिलेगी। तो मेरे से लेट आया है, जगह मुझे ही नहीं मिल रही है। होने दो। इस झगड़े में हमारे स्टाफ है ना वो कमजोर नहीं पड़ता है। मैं बता देता हूँ ना, चाहे लाइब्रेरी वाले से स्टाफ से झगड़ा भले हो जाओ, इस झगड़े में हमारा स्टाफ कमजोर नहीं पड़ता। ये तो चाहता है झगड़ा हो, ये वो बड़ा है हमारा स्टाफ ही, ये रियलिटी है। तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। झगड़ा वगड़ा का कोई दिक्कत है नहीं, झगड़ा होता करते रहते हैं, क्या है, झगड़ा ही तो है? हाँ भाई, हम देखते हैं उसमें क्या है। हम पढ़ रहे हैं विवर्तन के बारे में।
हम्म। हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? विवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके। विवर्तन के बारे में अध्ययन इसलिए है कि हमारे पास प्रकाश तरंग होती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन किसी किनारे से टकराने पर हल्की सी छाया मुड़ती भी है। किनारे से नहीं टकराए तो नहीं मुड़ती है, लेकिन किनारे से टकराने पर हल्की सी छाया मुड़ती भी है। जैसे आप दरवाजे के बारे में देख रहे हैं कि ये एक दरवाजा है, वहां से पीछे प्रकाश बल्ब लगा हुआ है, वहां से प्रकाश की किरणें आई और सीधी प्रकाश गई, लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्का सा तिरछा भी तो फंटा प्रकाश, तिरछी भी डायरेक्शन गया, उसके बाद पूरा अंधेरे वाली लाइन आई। तो ये जो हल्का सा अंतर आया ना, यही प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन। तो लिख लीजिए, प्रकाश के विवर्तन में तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, लिखना तो कुछ है नहीं मुझे। हाँ, मैं बोल देता हूँ, लिखो। प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है, परंतु परंतु यदि किनारे से टकराती है, परंतु यदि किनारे से टकराती है तो बाहर की तरफ हल्की सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो किनारे से टकराती है तो बाहर की तरफ हल्की मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, सॉरी विवर्तन, इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला डालो नोट, नहीं नोट नहीं, पॉइंट लिख दो भले, नोट डालो, नोट डालो। यदि नोट डाल दो, नोट डाल दो, उसे क्या है। यदि किनारे का आकार मोटा होगा तो विवर्तन अधिक होगा, यदि किनारे का आकार बड़ा होगा तो विवर्तन अधिक होगा। यदि किनारे का आकार बड़ा होगा तो विवर्तन अधिक होगा। किनारे का आकार बड़ा होगा तो विवर्तन अधिक होगा। ठीक है, ओके। तो किनारे का आकार बड़ा तो विवर्तन क्या होगा भाई? ज्यादा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल लॉजिक समझ लिए। अब हमारे पास ये विवर्तन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अगला एक शब्द है व्यतिकरण। ये शब्द ही है छोटे छोटे। अगला है व्यतिकरण। लिखो, समान आवर्ती, समान आवर्ती की दो तरंगें एक साथ संचरित होती है तो एक का प्रभाव दूसरी तरंग पर पड़ता है। तो एक साथ संचरित होती है, संचरित होती है तो एक का प्रभाव दूसरी पर पड़ता है।
इसे व्यतिकरण की घटना कहते हैं। इसे व्यतिकरण की घटना कहते हैं। इस व्यतिकरण में दो प्रकार का है। लिखो, एक तरंग के ऊपर दूसरी तरंग, एक तरंग के ऊपर, हाँ संपोषी व्यतिकरण लिखना है। सीधा हेडिंग डाली है नहीं, भूल गए। संपोषी व्यतिकरण लिखना है। हेडिंग संपोषी व्यतिकरण के अंदर लिखना है। व्यतिकरण में घटना है। व्यतिकरण में दो घटना है, एक संपोषी और एक विनाशी। पहला लिखना संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, इसमें लिखो, एक तरंग के ऊपर दूसरी तरंग 0 डिग्री फेज अंतर के साथ होती है। एक तरंग के ऊपर दूसरी तरंग 0 डिग्री फेज अंतर के साथ होती है तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। 0 डिग्री फेज अंतर के साथ होती है तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अगला लिखो, विनाशी व्यतिकरण। आ जाओ आ जाओ। क्या दिक्कत है नीचे वाले को? समस्या थी क्या? कौन से? हाँ 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 हाँ, बस ठीक है। ओके। मैंने कहा ना, मैंने कहा नहीं ये लड़ने में है। ये तो चाहते हैं कोई लड़े। ये तो आराम से बाहर टैकल भी कर सकते हैं, लेकिन ये कहना चलना किधर नहीं होता। लिखो भाई, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे विनाशी व्यतिकरण उसे कहते हैं जब प्रकाश तरंग हमारे पास एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का फेज अंतर होगा। 180 डिग्री फेज अंतर होगा तो एक तरंग ऐसे जा रही है तो दूसरी तरंग इसको क्या करेगी? काटेगी। ये है विनाशी व्यतिकरण। लिखो, जब दो तरंगों के बीच 180 डिग्री का फेज अंतर हो एक सौ अस्सी डिग्री का फेज अंतर हो तो यह विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण व्यतिकरण की गणना यंग द्वारा दी गई ना। इसकी गणना यंग द्वारा प्रतिपादित की गई। यंग वैज्ञानिक का नाम था। व्यतिकरण की गणना यंग द्वारा प्रतिपादित की गई। व्यतिकरण की गणना यंग द्वारा प्रतिपादित की गई। अब देखो, ऐसा है, इसके एग्जाम्पल लिखो आप।
पहला है एग्जाम्पल है साबुन के झाग का रंगीन दिखाई देना। बातें मत करो अब, बातें अपन लास्ट में बैठ के पूरी कर लेंगे। साबुन के झाग का रंगीन दिखाई देना, साबुन के झाग का रंगीन दिखाई देना। दूसरा लिखो फर्श पर गिरे केरोसिन का रंगीन दिखाई देना। दूसरा लिखो फर्श पर गिरे केरोसिन का रंगीन दिखाई देना। फर्श पर गिरे केरोसिन का रंगीन दिखाई देना, लिख लिया। अब तीसरा जो हमारे पास एक और बचा हुआ भाग है प्रकाश के गुणों में, वो है ध्रुवण। समझ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं सारी, जितनी आप आराम से समझोगे उतनी बढ़िया है, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यदि ये भाग पढ़ लोगे तो प्रकाश थोड़ा इजी लगने लगेगा, फिर हम दर्पण वर्ण विक्षेपण उन सब के बारे में आराम से देखते जाएंगे। ध्रुवण, ध्रुवण ये कहता है कि जैसे मान लो ये आपने पोलराइड के चश्मे लगाए, इससे पहले जो प्रकाश तरंग आ रही है ना इसमें से, वो कह रहा है इस तरंग की खास बातें बताते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर जो प्रकाश की तरंग है वो अध्रुवित है। अध्रुवित प्रकाश की तरंग का मतलब है कि ये सभी दिशाओं में बराबर रूप से फैल रही है। ये क्या कहलाएगी? अध्रुवित, अनपोलराइज्ड। जैसे ही इस चश्मे से होकर गुजरेगी तो यहां पर ये जो प्रकाश तरंग है ना, ये इस प्रकार से उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि संचरण क्या हो जाएगा? एकदम लंबवत तरंग के। अब ये जो एकदम लंबवत हो गया तो आंख में सीधा प्रकाश की किरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें तो क्या टेढ़ा मेढ़ा सब तरीके से आंख पर प्रभाव पड़ेगा, तो आंख में जलन सी होने लगेगी, और इससे आंख पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही घटना हमारे पास क्या कहलाती है? ध्रुवण। इसके लिए आप ये कौन सा काम लेते हैं? धूप के चश्मा। धूप का चश्मा ही तो होता है। धूप का जो चश्मा है, लिखना मत भाई, धूप का चश्मा है, इससे आप कहते हैं ध्रुवण चश्मा। क्या कहलाता है? ध्रुवण चश्मा। इसके अंदर दो कांच की परतों के बीच में एक छोटी सी झिल्ली लगाते हैं। कांच की दो परत होती है, उनके बीच में एक पतली सी झिल्ली लगाई जाती है। झिल्ली में दो पदार्थों का मिश्रण होता है, नाइट्रोसेलुलोज और हर्पेसाइड। नाइट्रोसेलुलोज और हर्पेसाइड का मिश्रण होता है, वो झिल्ली के साथ में झिल्ली के अंदर उसको झिल्ली के रूप में लगाया जाता है। जिससे क्या होगा कि अध्रुवित प्रकाश किसमें बदल जाता है? तो आप कहते हैं अध्रुवित प्रकाश है जो ध्रुवित प्रकाश में बदल जाएगा। तो ध्रुवण चश्मा है, इसमें कांच की दो परतों के बीच झिल्ली होती है। इसमें कांच की दो परतों के बीच क्या होती है? झिल्ली। ठीक है, कांच की दो परतों के बीच झिल्ली होती है, और ये झिल्ली किससे बनी होती है? आवाज मत करो भैया, इन्हीं हरकतों के कारण मैं बोल बोल के लिखा रहा हूं आपको। नाइट्रोसेलुलोज प्लस हर्पेसाइड।
तो ये ध्रुवण हमारे पास क्या होता है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदलने के लिए ध्रुवण के चश्मे के द्वारा ये कार्य किया जाता है। बनाओ पूरा लिखो, ध्यान रहेगा, भी भूलोगे नहीं, नहीं तो पता नहीं रहेगा अध्रुवण क्या है ध्रुवण क्या है। मेरा दोस्त लाइब्रेरी का कोर्स लेना चाहता है, इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? लाइब्रेरियन में तो लाइब्रेरियन के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है जिसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी, और पेपर सेकंड है जिसमें केवल लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन की 4 या 5 यूनिट है उसमें। वैकेंसी है ना आरपीसी ग्रेड सेकंड की, अभी ज्यादातर के वही नजर आ रही, क्योंकि नॉन सीईटी वही है। पिछली बार सीईटी को तो सीरियस लिया नहीं, भर्ती आ गई सारी सीईटी में। अब देखो होनी थी, कौन ले रहा है देखो। हो गया। एक और सूचना है कि अभी डिप्लोमा वालों के तो जो आएगी वैकेंसी इन टेक्नीशियन के बाद आरआरबी जेई की आएगी। ग्रुप डी में टेक्निकल डिपार्टमेंट जितने भी है उसमें 10th प्लस आईटीआई ही क्वालिफिकेशन है। ये निश्चित रहे, ये 10th प्लस आईटीआई क्वालिफिकेशन है। 2024 की विज्ञप्ति स्काउट कोटा की आई थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि लेवल 1 में 10th पास फॉर्म भर सकता है, आगे नीचे ब्रैकेट में लिखा, लेकिन लेवल 1 में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये जो डिपार्टमेंट है इसमें 10th प्लस आईटीआई ही चाहिए। और यही हमारा नोटिस था पहले वाला कि जो टेक्निकल जो पद है उसमें तो आईटीआई चाहिए, 10th प्लस आईटीआई। तो ये पद वैसे ही आएंगे, सरकार कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह बदलने वाली है नहीं, ये जो निश्चित क्वालिफिकेशन यही है और वही चलेगी। वैकेंसी कितनी आएगी ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी में ऐसा है टेक्निकल पदों को छोड़ के बहुत सारे पद है जो सरेंडर किए जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल के पद सरेंडर नहीं हो रहे हैं, बाकी के बहुत सारे सरेंडर हो रहे हैं। हाउस कीपिंग के पद सरेंडर कर दिए गए। हाउस कीपिंग मतलब जिसमें जैसे मान लो कि शुरुआत में तो इसमें केटरिंग सर्विसेज में भी थे, हाउस कीपिंग में भी थे। हाउस कीपिंग में ऐसा है कि कोई एसी वाला लेता ना कंपार्टमेंट वगैरह, उनमें कंबल वगैरह देते थे, आते जाते थे,
तो वो सब प्राइवेट हो गया, तो वो भी पद उन्होंने सरेंडर कर रहे हैं। तो ग्रुप डी में तो सभी तरह के पद होते थे, टेक्निकल पदों को छोड़ के धीरे धीरे पदों को सरेंडर किया जा रहा है। किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6 पद सरेंडर हो रहे हैं। इस प्रकार सरेंडर हो रहे हैं पद। एक तो ये है। तो इसका मतलब जैसे पहले शुरुआत में तो हो सकता है कि इसमें वैकेंसी आती हो, बार्बर की भी वैकेंसी आती हो, नाई की भी, अब वो सरेंडर हो गए पद। अब इस प्रकार की वैकेंसियां नहीं होगी। पहले इस प्रकार की वैकेंसियां होती थी, अलग अलग कुक की भी होती थी, अलग अलग बहुत सारी होती थी, गार्डन की भी हो जाती थी। ग्रुप डी में तो सारे आ जाता है। तो उन्होंने टेक्निकल के पदों को छोड़ के सभी को सरेंडर कर रहे हैं। टेक्निकल के पदों में 10th प्लस IT है, उनमें से किसी भी पद को अभी तक सरेंडर नहीं किया गया। यह है अभी तक की सूचना। उसमें क्या है कि ग्रुप डी में पहले कुछ सफाई के भी पद होते थे अलग अलग जगह के, तो उनमें अभी वो तो सारे रेलवे स्टेशन निजीकरण पे दे दिए ना, ठेके पे। और पहले तो ये जो ठेले लगते थे, दुकानें लगते थे, उनमें भी गवर्नमेंट का नियंत्रण होता था। अब गवर्नमेंट ने पूरे स्टेशन दे दिया, तू जाने तेरा काम जाने, जिधर दुकान लगाना लगा। इतनी दुकान लगा सकता है, इसे ज्यादा नहीं लगा सकता। किधर लगाना तेरा मन करे उधर लगा, यही तो कह रहा वो। तो ये मामला है। तो तैयारी थोड़ी ध्यान रखो, चीजें अपनी ठीक ही रहेगी। लिख लिया भाई। तो इसमें हमने क्या किया ध्रुवण के अंदर, आप कहेंगे ध्रुवण के अंदर हमने अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में रूपांतरित किया है। तो लिखो, इसमें एक ही लाइन लिखनी है, इसमें अध्रुवित प्रकाश को, इसमें अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरण किया है। इसमें अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में रूपांतरण किया है। एग्जाम्पल लिखो, धूप का चश्मा, एग्जाम्पल लिखो, लिखो धूप का चश्मा, त्रिविमीय चित्र का निर्माण, 3D डायग्राम बनाते ना, होलोग्राम वगैरह, त्रिविमीय चित्र का निर्माण। हाँ, त्रिविमीय चित्र का निर्माण 3D, और गाड़ियों में विंड ग्लासेज, यानी कि उसको क्या कहते हैं, सामने वाला चीज विंड ग्लास होता है उसका नाम। तो गाड़ियों में विंड ग्लास, विंड ग्लास का कार्य होता है कि हेडलाइट, जो सामने हेडलाइट से जो प्रकाश है परावर्तित होकर आ रहा है, वो आंखों में नहीं चुभे, इसलिए विंड ग्लास ऐसा बनाया जाता है जिससे कि प्रकाश क्या हो जाए, ध्रुवित, ध्रुवित से क्या हो जाए, ध्रुवित हो जाए। ठीक है। गाड़ियों में विंड ग्लास, विंड WIND, विंड यानी हवा, गाड़ियों में विंड ग्लास, उसको विंड ग्लास तो बोलते हैं, आगे वाला कांच विंड ग्लास ही कहते हैं उसे। वैसे ग्लास तो वंडी होता है वो। उसके अंदर भी परत लगाई जाती है ताकि आंखों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। ओके। तो ये तो हमारे पास 3 प्रकार के जो अंतर थे वो हमने देख लिए हैं। इसके बाद में हम देखते हैं दर्पण के बारे में। क्या आवाज नहीं भाई, हेडिंग डालो दर्पण। दर्पण यानी कि मिरर। अच्छा, बात ये है, क्या बात है भाई, कितनी बात करनी है आपको। यहाँ तो एक बार जो बात करनी है वो बात कर लो, और यहाँ फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं, पहले फाइनल कर लो करना क्या है। यदि
जो जो बातें करना चाह रहा है वो हाथ खड़े करो, मैं 2 दिन की छुट्टियां कर दूंगा। हाथ खड़े करो। है किसी की हिम्मत? तो फिर मत करो ना, फिर बात मत करो, ध्यान से पढ़ लो एक बार। आप भी डिस्टर्ब होंगे, मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, ठीक तो है नहीं। दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो। कौन से? समतल और गोलीय। उत्तल और उत्तल तो बाद में आएंगे। हाँ, पहला होता है, एक दर्पण होता है समतल, दूसरा होता है गोलीय। चलो, इस समतल और गोलीय में भी बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो दर्पण है, ये हमारे पास मान लो दर्पण है, और ये दर्पण में जो पीछे की तरफ है वो हमारे पास, खड़ा हो। नहीं, तू तेरे पीछे वाला। हाँ, खड़ा हो जा। ठीक है, इधर आ गया। खड़ा रहे इधर। अरे चुप हो जाओ भाई। मुर्गा किसको बनाना है? किसने कहा मुर्गा बना? दिया सजेशन किसने दिया? ठीक है, फिर आप खड़ा हो। आगे जाके तुम्हें क्या इधर लक्षण तो आए नहीं। हम जो दर्पण के बारे में देख रहे हैं, इसमें जो एक कांच होता है, उस कांच के एक तरफ हम लेप करते हैं। जो कांच की एक तरफ, इस तरफ हम क्या करते हैं? लेप। लेप कह दो या पॉलिश कह दो। पॉलिश कर दिया यानी लेप कर दिया। तो जो आपने लेप किया, लेप में कौन सा पदार्थ काम में लिया? तो आप बताइए, कौन सा काम लेते हैं? सबसे ज्यादा काम लिया जाता है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। सबसे ज्यादा क्या काम लिया गया? AgNO3। AgNO3 हमारे पास होता है सिल्वर नाइट्रेट। एक तो ये काम लेते हैं। एक हम पारा काम लेते हैं, और हम लिखते नहीं है लेकिन कई जगह एक तरफ परत में रेड ऑक्साइड भी लगा देते हैं। अब रेड ऑक्साइड में क्या होता है कि दर्पण की प्रतिबिंब जो है धुंधला हो जाता है, यानी कि उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। जो एक तो होता है 4K कैमरा, और एक होता है VGA कैमरा। तो वो जो अंतर आता है ना, वो दर्पण में अंतर आ जाता है। ये अंतर किसके कारण आता है? पीछे वाली पॉलिश के कारण। ठीक है, तो दो मुख्य रूप से काम लिया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट और पाराकर। यहां पर आपके पास कोई प्रकाश, कोई वस्तु होगी, इस वस्तु का प्रतिबिंब है जो यहां पे जाके इसमें बनेगा। ठीक है, जब इसमें प्रतिबिंब बनेगा तो इसमें दो प्रकार की चीजें होगी, ध्यान रखना। जब प्रतिबिंब पर्दे के आगे बनेगा तो वो तो है वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव ही उल्टा होता है। जो प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बनेगा, ये पर्दा हो गया, पर्दे के पीछे बनेगा, वो होगा हमारे पास आभासी। आभासी को काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक होता वो हमेशा सीधा होता, और वास्तविक हमेशा क्या होगा? उल्टा। तो पहले इतना सा लिखो, फिर ये चीजें मैं लिखवाता हूं। तू भी खड़ा हो जा, इधर आ। आज मैं पूछवाता हूँ तुमसे सबसे। तो यहाँ खड़ा हो, इधर आ, इधर लिखो भाई।
खड़ा हो जा, मैं ध्यान यही रख रहा हूं। खड़ा आगा, तुझे बताता हूँ कि कैसे आवाज करनी है। गर्दन, मैं ऐसे किसी को खड़ा नहीं करता, कुछ बोले ना। हाँ बस तू गया इधर आओ। पर्दा क्या होता है? जो दर्पण है वही हमारे पास क्या है? पर्दा। जो दर्पण है ना, ये दर्पण ही क्या कहला रहा है? पर्दा। दर्पण ही हमारे पास क्या कहला रहा है? पर्दा कहला। लिख लिया भाई। अब हमारे पास यहाँ दो गुण हैं। एक तो है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या फिर बनेगा आभासी। दो ही प्रकार से बनेगा, क्योंकि वास्तविक और आभासी इसलिए है कि हमारे पास या तो जो प्रतिबिंब बनेगा पर्दे के आगे बनेगा या पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे प्रतिबिंब का गुण क्या होगा और पर्दे के आगे प्रतिबिंब का गुण क्या होगा, इन दोनों के बारे में ध्यान से देखना है। लिख लिया अब तो? ओके। अब जो हमारे पास है उसमें पर्दे के, आप लिखो आगे प्रतिबिंब। पर्दे के आगे प्रतिबिंब, ठीक है। पर्दे के आगे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे पास होगा वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा होता है। अब वस्तु से छोटा होगा बड़ा होगा वो हम बात की बात में देखेंगे, अभी ये बात चर्चा नहीं है। केवल ये देखेंगे प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। यदि पर्दे के आगे बनेगा तो क्या होगा? वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होगा? उल्टा। ठीक है। पर्दे के जो पीछे प्रतिबिंब बनेगा ये होगा हमारे पास आभासी। आभासी का दूसरा नाम होगा काल्पनिक। और ये सदैव ही क्या होता है भाई? सीधा। जो सीधा है वो पार्श्व उल्टा होता है। यानी कि सीधा, जैसे मान लो मैं दर्पण के अंदर शीशे के अंदर देख रहा हूं तो मेरा दायां साइड बाईं तरफ और बायां साइड है जो दाईं तरफ। यदि ऐसा है तो मैं प्रतिबिंब तो मेरा सीधा ही है, लेकिन पास उल्टा साइड चेंज हुई है। यदि मैं ऐसा देख रहा हूं और माथा नीचे पैर ऊपर दिखे, उसी प्रतिबिंब को आप क्या कहोगे? उल्टा। ऐसा कहां होता है? चम्मच में देखो आप, चम्मच में देखोगे तो मुंह नीचे की तरफ दिखेगा। तो यदि ऐसा प्रतिबिंब दिख रहा उल्टा, उसे कहा है। लेफ्ट साइड राइट में, राइट साइड लेफ्ट में दिखा, ये उल्टा नहीं है तो सीधा ही, लेकिन साइड उल्टी हुई है केवल। तो जो सीधा है ना, ये पार्श्व उल्टा का भाग है। पार्श्व उल्टा उल्टा नहीं है तो क्या? सीधा ही।
केवल साइड चेंज हुई है, लेफ्ट साइड राइट में, राइट साइड लेफ्ट में। इसे कहते हम पास सर्वे उल्टा। बैठो, लखन ले लो थोड़े कि मन तड़नो ही तेवड़ी उड़ा था क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? हाँ भाई, तो पर्दे के आगे प्रतिबिंब कैसे बना भाई? वास्तविक तो सदैव उल्टा, पर्दे के पीछे बनेगा आभासी यानी काल्पनिक, और वो सदैव क्या होगा? सीधा। ठीक है। दर्पण हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण। तो दर्पण हमारे पास कितने प्रकार के हैं? दो। तो मैं वर्गीकरण साइड में लिख देता हूँ, वैसे तो हम वर्गीकरण के बारे में कल देखेंगे, वैसे पूरा दर्पण हमारे पास है दो प्रकार। एक होता है समतल, और दूसरा जो दर्पण है वो हमारे पास है गोलीय। गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल, और दूसरा होगा उत्तल। दर्पण का वर्गीकरण हमारे पास ये रहता है। गोलीय दर्पण में कौन सी कंडीशन होती है, उन चीजों को अभी आप बेसिक रूप से समझना, पूरा ध्यान से देखना भाई। ओके, आवाज नहीं भाई, ध्यान से चीजों को समझा देता हूं। सबसे पहली बात तो आप ये देखो, ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु से हमारे पास क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है, केंद्र बिंदु से जो त्रिज्या कहलाएगी, इसको मैं कहूंगा केंद्रक। ये हमारे पास लाइन अक्ष है, ये पीछे भी जाएगी। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास गोलीय दर्पण आपने देखा है
एक गोलाकार अंश था, उसका भाग था कि नहीं था? एक पूरा गोला था, उस गोले में एक भाग को काटा गया था, और उस गोले की जो केंद्र केंद्र बिंदु था उसे हमने क्या कहा था? केंद्र। और हमारे सामने जो भाग दिख के आएगा वो तो इतना ही है, वो तो हमारे पास इतना ही भाग है कि नहीं है? वो तो हमारे पास दर्पण का भाग इतना ही है। अब इस केंद्र के बराबर बीचों बीच जो भाग है ये, इसको हम कहेंगे फोकस बिंदु। ये दोनों के बराबर बीचों बीच ये जो त्रिज्या कहलाएगी, ये त्रिज्या क्या होगी भाई? आर। ये त्रिज्या कहलाएगी, ये त्रिज्या क्या है हमारे पास? आर। ठीक है। ये बिंदु हमारे पास क्या है? फोकस बिंदु। ये हमारे पास क्या है? केंद्र। ठीक है। इसका अगला है लाइन, ये जो इस बिंदु से इस बिंदु की जो बीच की दूरी है, चलो छोड़ो फिर इसको। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी है, ये कहलाएगी द्वारक। द्वारक यानी एपरेचर। ये द्वारक यानी कि एपरेचर कहलाएगी। ये जो बिंदु है P, ये हमारे पास कहलाएगा पोल यानी कि ध्रुव है। और ये बिंदु है केंद्र। और ये दर्पण कौन से? गोलीय दर्पण के ये भाग है। इनमें से कुछ हैं जिसमें पोलिस इस तरफ कर दोगे तो चमकीला, मतलब जो परावर्तन करने वाला भाग वो हो जाएगा, और पोलिस उस तरफ करोगे तो परावर्तन करने वाला भाग ये हो जाएगा। इसके आधार पर ये दो प्रकार से वर्गीकृत होते हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल। वो होगा भाई इसमें पोलिस किस तरफ किया, उसके आधार पर ही होगा। बाकी ये सीधा सीधा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण का निर्माण कैसे हुआ, ये तो पता चल गया। कर लो नोट। लिख लिया भाई।
इसको आपको लिखना है ध्यान से। और कोई डाउट है किसी का? देखो कि फोकस त्रिज्या नहीं होती है, फोकस हमारे पास एफ होता है जो फोकस बिंदु होता है। वक्र त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्र त्रिज्या त्रिज्या ही होता है, इसे वक्र त्रिज्या बोलते हैं। ये वक्र है यानी कर्व है, इसकी त्रिज्या क्या है? ये वक्र त्रिज्या है। एफ बराबर क्या होगा? आर बटा 2। किसको? हाँ, व्यास को, टोटल को तो क्या बोलते हैं आप, किसी गोले का व्यास बोल दो, बाकी व्यास का तो कोई लेना देना नहीं है, भाग तो सारा त्रिज्या तक काम आना है। व्यास तक का कहाँ काम आया? हमने काटा ना भाई, काम कहाँ तक आता है? त्रिज्या तक। ये मामला है। ओके भाई, कल पढ़ेंगे आगे दर्पण के बारे में पूरा।